नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और निफ्टी हमें वीक ही होता हुआ नजर आ रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगातार तोड़ते जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए और ये जो फिलहाल गिरावट हो रही है उसका फ़ायदा भी कैसे उठाना है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज ए मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहले एक बार निफ्टी के पीई रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो 29 जनवरी 2021 को 36.57 का पीई रेशियो है। आपको पता होगा ऑलमोस्ट 40 तक हमें ये जाता हुआ नजर आया था। अब निफ्टी में भी करेक्शन देखने को मिला। 14,700-600 के लेवल से निफ्टी भी 13,600 के आसपास आ चुका है और यहाँ पर कुछ स्टॉक्स के ऑलरेडी अर्निंग्स भी आ चुके हैं। आपको पता होगा कई निफ्टी 50 स्टॉक्स के अर्निंग्स आ चुके हैं, कुछ के बाकी होंगे। तो यहाँ पर अर्निंग्स भी कंपेरेटिवली हमें सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक साइड से अर्निंग सुधर रही है, एक साइड से निफ्टी का प्राइस गिर रहा है, तो पी रेशियो हमें करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी मेरा मानना है कि 36 का पी रेशियो भी बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि अभी भी बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड हमें निफ्टी 50 दिखाई दे रहा है। अर्निंग्स अभी भी इंप्रूव नहीं हो रही है जितनी ज़्यादा निफ्टी के प्राइसेस हमें ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जैसे ही अर्निंग्स आती है जनरली स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल जाता है। आप देख लीजिए कितने स्टॉक्स के अर्निंग्स आ चुके हैं और यहाँ पर हमें अच्छी खासी गिरावट भी कई बार देखने को मिल चुकी है। तो अभी भी जब तक ये 30 के नीचे नहीं आ जाता तब तक हिस्टोरिकली ये महंगे वैल्यूएशन ही फिलहाल हमें दिखाई दे रहा है। अगर बात करें एफआईआई और डीआईएस की एक्टिविटीज़ के बारे में, तो जैसे कि हम सभी को पता है मार्च से जब रिकवरी शुरू हुई थी, डीआईएस तो भाई साहब थोड़े टाइम खरीदा, बाकी वो बेचते ही आ रहे हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मार्केट एफआईआई क्या करती है उसको फॉलो करने की कोशिश कर रही है, उसी को फॉलो कर रही है, क्योंकि एफआईआई के पास जो पावर है, जो मनी का पावर है, वो ज़्यादा दिखाई देता है। डीआईआई जितना खरीद पाती है उससे ज़्यादा वो बेच कर निकल जाते हैं, या फिर डीआईआई जितना बेचते हैं उससे ज़्यादा एफआईआई खरीद लेते हैं। एफआईआई का फिलहाल तो ऐसा ट्रेंड बन गया था कि रोज वो 2000 करोड़ का माल डालते ही जा रहे थे, मार्केट में डालते ही जा रहे थे और फिलहाल यहां पर सिचुएशन पलट चुकी है। 22 जनवरी से लगातार सेलिंग होती जा रही है और ये सेलिंग रोज ब रोज हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। 22 जनवरी को 635 करोड़ की सेलिंग थी, 25 जनवरी को 765 करोड़ की सेलिंग, 27 जनवरी को तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई, 1688 करोड़ की सेलिंग हो गई और 28 जनवरी को और कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई, 3700 करोड़, और 29 जनवरी को तो कुछ ज़्यादा ही सेलिंग कर दी है। ऑलमोस्ट 6000 करोड़ की सेलिंग यहां पर हमें एक ही दिन में होती हुई नजर आई है। अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अप्रैल 2020 में उन्होंने कुछ 6000 करोड़ का माल पूरा नेट एक महीने में निकाला था और फिलहाल ये एक ही दिन में निकाल दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा एग्रेसिवली एफआईआई फिलहाल सेल करते हुए जा रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ बजट के कारण हमें दिखाई दे रहा है। ओवर वैल्यूएशन तो है ही और मार्केट को कुछ रीज़न भी चाहिए था और बजट एक रीज़न बनता हुआ नजर आ रहा है। बजट बहुत ही बड़ा इवेंट है। क्या होता है, अनसर्टेनिटी होती है। अगर मार्केट नीचे होता है तो अलग बात है कि अभी मार्केट ऑलरेडी इतना ज़्यादा पिटा हुआ है तो इसमें कितना और गिराएंगे, लेकिन मार्केट बहुत ही ज़्यादा ऊपर निकल चुका है और अनसर्टेनिटी बजट की वजह से बनी हुई है। तो प्रॉफिट बुकिंग तो यहाँ पर बनता ही है। एफआईआई ने यहाँ पर पैसा डाला था तो वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। इतना ज़्यादा मार्केट को ऊपर लेकर गए हैं, मार्केट में इतना पैसा डाला है तो ऑफकोर्स वो कभी ना कभी तो निकालने ही वाले थे। अगर बात करें ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, तो ग्लोबल मार्केट्स में अभी भी हमें गिरावट देखने को मिली है। फ्राइडे के दिन नैस्डैक यानी कि यूएस मार्केट्स में हमें 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। नैस्डैक हमें 2% नीचे दिखाई दिया, डाउ जोन्स भी 2% नीचे दिखाई दिया। अगर कुछ और मार्केट्स के बारे में बात करें, यूरोपियन मार्केट्स, एशियन मार्केट्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पर भी हमें गिरावट ही दिखाई दे रही है। एवरेज यहाँ पर आपको 1% से ज़्यादा की गिरावट वाले तो मिल ही जाएंगे। कॉस्पी तो आप देख पाएंगे 3% से भी ज़्यादा नीचे हमें दिखाई दे रहा है। पॉजिटिविटी ग्लोबल मार्केट में हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बजट के कारण सिर्फ इंडियन मार्केट्स ही इफेक्ट होते हैं, लेकिन ये ग्लोबली भी सेल ऑफ चल रहा है। तो एफआईआईज यहाँ पर ग्लोबली सेल करते जा रहे हैं, इसीलिए हमें ग्लोबली भी सेंटिमेंट नेगेटिव है और इंडिया में तो बजट भी है। तो ये एक और रीजन हो गया जिसके कारण सेंटिमेंट हमें नेगेटिव होता हुआ नजर आता है।
निफ्टी 50 ने एक शानदार रैली दिखाई, मार्च के लो से शानदार रिकवरी हमें देखने को मिली, कोई भी सिग्निफिकेंट करेक्शन हमें देखने को नहीं मिला। जो छोटे मोटे करेक्शन आए थे, एक यहाँ पर एक करेक्शन एक अच्छा खासा देखने को मिला और उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ 1000-1500 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला था। लेकिन अगर आप पहले देखेंगे तो उससे ज़्यादा करेक्शन तो पहले भी कोरोना जब नहीं था तब भी हमें देखने को मिल ही जाते थे, तो इसे भी कोई बड़ा करेक्शन नहीं कहा जाएगा। और फिलहाल भी हमें 1000 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिल रहा है। काफ़ी समय के बाद निफ्टी इतना ज़्यादा वीक हो चुका है, क्योंकि तेज़ी भी तो आई थी तो थोड़ा सा वीकनेस तो बनता भी है। अब देख सकते हैं अक्टूबर के महीने में निफ्टी 11,000 पर था और ऑलमोस्ट 15,000 पहुंच चुका था। इतनी शानदार रैली आई थी तो थोड़ा सा करेक्शन तो बनता ही था। अगर 1000-1500 पॉइंट टूट भी जाता है तो कोई उसमें चौंकने वाली बात तो ऑफकोर्स नहीं होने वाली है। इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 20 डेज का मूविंग एवरेज, जो कि एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा था, वो तो इसने कब का तोड़ ही दिया है। लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी कि फ्राइडे के दिन 50 डेज का मूविंग एवरेज भी टूटता हुआ नजर आया है। जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है वो कैलकुलेट होकर आता है 13,703 का लेवल, और ये लेवल डिसाइसिवली टूट चुका है। थर्सडे के दिन हमें एक डोजी कैंडल बनती हुई नजर आई थी, जो कि दर्शा रही थी कि शानदार यहाँ पर हमें शायद रिकवरी देखने को मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैप अप ओपनिंग हुई थी, 1% ऊपर खुला, लेकिन बाद में सिर्फ और सिर्फ वीकनेस कंटिन्यू रहती हुई नजर आई और वापस हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और 50 डेज का मूविंग एवरेज भी टूट चुका है। आरएसआई के बारे में बात करें तो आरएसआई बहुत ही वीक हो चुका है, 30 के नीचे चला जाता है तो निफ्टी 50 हमें वापस ओवरसोल्ड होता हुआ नजर आ सकता है। वीकली कैंडल्स को भी एक बार स्टडी कर लेते हैं, जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहां पर भी क्लियरली हमें पता चलता है कि वीकनेस तो बनी हुई है, वीकनेस हमें यहां पर भी दिखाई दे रही है। आप देख पाएंगे वो एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहां पर भी अच्छी खासी वीकनेस है। अब यहां पर एक पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पिछले 2 हफ्तों से भी, ये हफ्ते छोड़ दीजिए, उसके पहले भी 2 हफ्ते आप देख लीजिए, 14,500 के पहले 2 हफ्ते ट्राई की कोशिश की कि उसके ऊपर चला जाए, क्लोजिंग हो जाए, लेकिन क्लोजिंग नहीं हो पा रही थी, वापस हमें गिरावट देखने को मिल जाती थी। तो ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह रेजिस्टेंस की तरह दिखाई दे रहा था और इस हफ्ते ऐसा ही हुआ। 14,500 पर ओपनिंग हुई, वहीं पर अपना हाई बनाने के बाद सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही दिखाई दी है और 13,600 पे ऑलरेडी निफ्टी हमें दिखाई देता है। पिछले 4 महीनों में जितना मूवमेंट हुआ था, जितना अप मूव हुआ था, सब कुछ एक ही हफ्ते में यहाँ पर नीचे जाता हुआ नजर आता है। तो जो 20 वीक्स का मूविंग एवरेज है वो कैलकुलेट होकर आता है 13,000 के आसपास का लेवल। मंथली कैंडल को अगर सजेस्ट करें, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, तो यहां पर ऑलरेडी 1 मंथ हो चुका है, ये मंथ जनवरी का मंथ भी यहां पर आ चुका है। तो ये जो कैंडल है सबसे ज्यादा बियरिश कैंडल बन रही है। जनवरी में हमें ओपनिंग देखने को मिली, ओपनिंग के बाद भारी तेजी देखने को मिली, 14,700 तक निफ्टी जाता हुआ नजर आया, लेकिन वो सब कुछ हमें नीचे आता हुआ नजर आया था और जो ओपनिंग हुई उसके भी नीचे चला गया निफ्टी और जो लो बना था उसी के आसपास हमें क्लोजिंग होती हुई नजर आ रही है। तो ये क्लियरली एक संकेत है कि यहाँ पर हमें ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अब देखिए, इससे पहले मार्च के बाद जितनी भी कैंडल बनी थी सब की सब पॉजिटिव बनती हुई नजर आ रही थी। ये जो रेड कैंडल भी बनती हुई नजर आ रही है, एक्चुअली ये भी एक पॉजिटिव कैंडल है, क्योंकि स्टॉक ने नीचे सपोर्ट ले लिया था और वापस ऊपर जाने की कोशिश की थी, रिवर्सल दिखाया था। लेकिन फिलहाल जो कैंडल बन रही है, इतने महीनों में सबसे पहली बियरिश कैंडल का निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि दर्शा रही है कि यहां पर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अच्छा खासा बड़ा सा करेक्शन यहां पर हमें देखने को मिल सकता है, जो कि मेरा मानना है पर्सनली। अगर आप मुझे तो मुझे यहां पर करेक्शन चाहिए एक्चुअली, कि जिससे हम एक चिंतित जो होते हैं कि इतना ओवर वैल्यूएशन है, तो अगर गिरावट होती है तो ओवर वैल्यूएशन हट जाएगा, हम शांति से इन्वेस्ट भी कर पाएंगे और एक सच्चे बुल रन के लिए, एक कांस्टेंट बुल रन के लिए बीच में करेक्शन होना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने देखा, जब भी करेक्शन बड़ा होता है तो उसके बाद तेज़ी भी बहुत ही बड़ी आती है। 2008 में बड़ा क्रैश देखने को मिला, उसके बाद भी रैली आप देख पाएंगे, अच्छी रैली देखने को मिली। उसके बाद रैली ने शांति ली, यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली, वापस एक शानदार रैली आई थी। फिर मार्च में हमें क्रैश देखने को मिला, वापस हमें बाद में शानदार रैली देखने को मिली। तो इस शानदार रैली के बाद अगर थोड़ा सा और करेक्शन हो जाए तो वापस हमें बुल रन कंटिन्यू रहता हुआ नजर आ सकता है। अगर आपको 2 पैर आगे जाना है तो 1 पैर पीछे लेकर जंप लेना पड़ता है। बस ऐसी ही कुछ सिचुएशन मार्केट में भी समझ लीजिए, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आता है। ये मेरे पर्सनल राय है, आपके क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल जो करेक्शन देखने को मिला है काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में कौन से सपोर्ट हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम ये चर्चा करते हैं कि इस गिरावट का फायदा कैसे उठाना है। तो फिलहाल टेक्निकली तो वीक हो चुका है, 13,700 का लेवल जो था 550 डेज का मूविंग एवरेज, ये तो ऑलरेडी टूट चुका है। तो नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा
सा है जो कि एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दे सकता है। तो आपको पता होगा निफ्टी एक दिन 3% से ज़्यादा करेक्ट हो चुकी थी, तो उसने सपोर्ट लिया था 13,300 पर क्लोजिंग दिखाई थी। तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह हमें दिखाई दे सकता है। तो निफ्टी में अगर और गिरावट होती है तो 13,300 के लेवल एज अ पहले सपोर्ट हमें दिखाई दे सकते हैं। अगर दूसरे सपोर्ट के बारे में बात करें तो वो होगा 100 डेज का मूविंग एवरेज जो कि 13,000 पर बनकर आता है। तो 13,000 का लेवल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल भी टूट जाता है तो निफ्टी और भी ज़्यादा हमें क्रैक होता हुआ नजर आ सकता है। अब ये तो हो गई कौन से लेवल सपोर्ट्स हैं। फिलहाल रेजिस्टेंस की बात करने की जरूरत मुझे दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि फिलहाल तो गिरावट बनी हुई है। अगर फिर भी तेजी आती है तो 20 डेज का मूविंग एवरेज अब एक रेजिस्टेंस की तरह फेस करना पड़ेगा। उससे पहले साइकोलॉजिकल लेवल 14,000 का भी होने वाला है। अब बात करें गिरावट का फायदा कैसे उठाना है, तो फिलहाल अगर आपने नोटिस किया होगा तो जनरली क्या होता है, अगर ब्रॉडर मार्केट्स गिरती है, लार्ज कैप इंडेक्स यानी कि निफ्टी 50 अगर 1% गिरता है तो जो निफ्टी मिड कैप होता है या स्मॉल कैप होता है वो 2% गिर जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। निफ्टी में, सेंसेक्स में, लार्ज कैप स्टॉक्स में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है कंपेरेटिवली स्मॉल कैप के इंडेक्स। एक अगर आप पर्टिकुलर किसी स्मॉल कैप शेयर को उठा लेंगे तो उसमें ज़्यादा गिरावट हो सकती है, लेकिन इंडेक्स के बारे में बात करें तो निफ्टी में कंपैरेटिवली ज़्यादा गिरावट हुई है इन कंपैरिजन टू निफ्टी मिड कैप या निफ्टी स्मॉल कैप, कंपैरेटिवली निफ्टी मिड कैप प्रेफरेबली। तो यहाँ पर मेरा मानना है कि इसमें हमें सबसे ज़्यादा अगर इस गिरावट का फायदा उठाना है तो फिलहाल लार्ज कैप स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना सही रहेगा क्योंकि वहीं पर आपको ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल रहा है। लार्ज कैप स्टॉक्स में जो फ्रॉथ आ गया था वो क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के लिए। और लार्ज कैप में सिलेक्ट करने का दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि बजट में अगर कुछ ऊंच नीच हो जाता है, ऊंच नीच का मतलब है कि अगर किसी सेक्टर ने कोई एक्सपेक्टेशन रखी है, वो अगर एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है और गिरावट हो जाती है तो ऐसे में आपको एक सपोर्ट होगा कि कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमने लार्ज कैप स्टॉक में लिया है, ये कमबैक दिखाएगा, ये अच्छी कंपनी है। जो कि जनरली रिटेल निवेशकों को स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक पर भरोसा कम रहता है, तो ये भी आपको एक मेंटली सपोर्ट देगा। और फंडामेंटली लार्ज कैप ऑफकोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई देते हैं, ज़्यादा स्टेबल कंपनीज वो हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। बजट के दिन के लिए आप यहाँ पर तैयारियाँ करके रखिए। बजट के दिन के लिए आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पहले से ही पैसे रख के रखिएगा। हमने जो ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी बाइंग तो करके रखी है, तो अब यहाँ पर बजट के दिन सपोज कुछ अगर आपको लास्ट बजट याद होगा तो आपको पता होगा कि जब न्यू टैक्स ऑप्शन आया था टैक्स सिस्टम में, तो जो इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक्स थे वो तेज़ी से नीचे आ चुके थे, 5-10% तक हमें गिरते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को वहाँ पर निवेश करना चाहिए। ऑफकोर्स कुछ नेगेटिव न्यूज़ होगी तो ही वो गिरता हुआ नजर आता है, लेकिन जितना नेगेटिव न्यूज़ एक्चुअली होता है उससे ज़्यादा पैनिक हावी हो जाता है और ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को एंट्री लेनी चाहिए। तो वहाँ पर कुछ नहीं तो भी 1-2 शेयर जो भी आपका हिम्मत हो, क्योंकि जब गिरता है तब हिम्मत की असली परीक्षा होती है, तब एक्चुअली हिम्मत नहीं होती। 10% जब क्रैक हो जाता है तब होता है कि और गिरेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खरीद लीजिए। जो भी आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वहाँ पर आप थोड़ा सा खरीद सकते हैं। अगर आपको लगता है कि स्टॉक और गिरेगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा कम खरीदिए, बाद में जब और गिरे तब आप वहाँ पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वॉच लिस्ट पर कोई ऐसा अच्छा शेयर है, एग्जाम्पल के तौर पर सपोज कोई भी, अभी नाम नहीं लूंगा वरना आप कहेंगे ये गिरने वाला है, सपोज ABC स्टॉक आपको अच्छा लगता है, लार्ज कैप स्टॉक है या फिर आपको ये पसंद लगता है और वहाँ पर उस सेक्टर में कुछ न्यूज़ नहीं आती है या फिर जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं होती और गिरावट देखने को मिल जाती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। भले ही आपको लगे कि वो और भी ज़्यादा नीचे जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा एक्यूमुलेशन करना वहाँ पर आप शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।